रीड करना। 300 साल पुरानी प्रारंभिक हड़प्पा बस्ती और दफन की खोज की गई। हाँ देख गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। हाँ हाँ, देखिए, कहता है कि अभी हाल में आप जानते हो हड़प्पा सभ्यता जो है प्राचीन सभ्यता है और वो शहरी सभ्यता थी। और इसका कार्यकाल जो है 2350 से लेकर 1750 बीसी के बीच में विकसित कार्यकाल है। और जहां तक खोज की बात है तो मिस्टर दयाराम शाहनी ने इसका खोज किया था। और अभी तक मात्र 1400-1500 साइट को खोजा गया है और खुदाई बहुत कम हुई है। अभी हाल ही में गुजरात में एक बार फिर गुजरात के कच्छ में खटिया गांव है, खटिया लखवारा गांव, तो वहीं पर एक जगह मिला है। उसी जगह से हड़प्पा कालीन बस्ती मिला है और दफन करने का तरीका मिला है। और वहां पर जो मिला है बस्ती में टेराकोटा मिट्टी का बर्तन और हड्डी का टुकड़ा, मिट्टी का बर्तन और हड्डी का टुकड़ा मिला है। कहां से? तो ये मिला है गुजरात के खटिया गांव लखपारा से मिला है, ध्यान में रखेंगे। और इसको खोजा किसने? खोजा है केरल यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर हैं, उसी ने खोजा। उसका नाम अभयन और राजेश है। क्या है? अभयन और राजेश, याद रखना है। अंकित कुमार, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो पीडीएफ गया था करंट अफेयर का? यस सर। चलिए ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गुजरात होगा। और ये कब का है? ये ऑलरेडी 3300 से लेकर 2600 बीसी का ये बस्ती है, यानी विकसित हड़प्पा से पहले की बस्ती है, याद रखिएगा। 3300 से लेकर 2600 बीसी के बीच का ये बस्ती है। आज की बात करेंगे तो आज से 5253 साल पहले का बस्ती मिला है। तो उत्तर हो जाएगा गुजरात, ध्यान में रखिएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस तबर किस श्रेणी के फ्रिगेट से संबंधित है? बिल्कुल सही। चलिए अतुल कुमार आ गए, क्वेश्चन शेयर कीजिए। अतुल कुमार, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आईएनएस तवर जो है वो तलवार श्रेणी का तीसरा फ्रिगेट है और ऑलरेडी इसको नौसेना में शामिल किया गया है और ये रूस के द्वारा निर्मित है। इसे मुंबई पश्चिमी कमान में तैनात किया गया है और ये पहला ऑलरेडी फ्रिगेट है आईएनएस तवर जिसे समुद्री डाकू के खिलाफ अभियान में यूज करने वाला ऑलरेडी पहला पोत है, याद रखेंगे। भारत की तरफ से समुद्री डाकू के खिलाफ अभियान चलाया गया था, उसमें यूज होने वाला ये पहला पोत है, याद रखेंगे। कौन? आईएनएस तवर। आईएनएस तवर तलवार श्रेणी का ऑलरेडी स्टेल्थ फ्रिगेट है, याद रखेंगे, जो दुश्मनों के रडार से भी बच जाता है। तो इस प्रकार से ऑलरेडी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, याद रखेंगे। अभी हाल ही में ऑलरेडी फाइतियान नामक हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण किया गया है। किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा किया गया है। और यह मिसाइल जो है आरबीसीसी इंजन के द्वारा चलता है और उसमें केरोसिन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मिक्सर
ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और ये जो है अभी चाइना इसको विकसित किया है। उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट यह है कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम को डैमेज किया जाए, और इसके लिए मिसाइल डेवलप कर रहा है। और अभी हाल में चाइना फैतियान 2 मिसाइल डेवलप किया है, जो ध्वनि की गति से 6 गुना तेज गति से चलता है, यानी कि 1235 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा, 343 मीटर प्रति सेकंड के दर से इसकी गति है। और चाइना अमेरिका को टारगेट करता है कि उसके डिफेंस सिस्टम को कैसे बर्बाद किया जाए और हम अटैक को कैसे सफल रूप से करें, ताकि हमारा मिसाइल जो भी जाए अमेरिका उसको रोक न सके। तो उसको डिफेंसिव सेक्टर को ही डैमेज कर दिया, इसका टारगेट है। जैसे अभी हाल में ईरान ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को कमजोर कर दिया था, उसी तरह से चाइना करना चाहता है। और इसीलिए ने ये मिसाइल बनाया फाइतियान 2। ये किसके द्वारा बना हुआ है? ये बना हुआ है आपको चीन के द्वारा, याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। किस किस संगठन ने गैर संचारी रोगों एनसीडी से निपटने के लिए 3x35 पहल शुरू की है? हाँ यूएनडीपी, फाओ और डब्ल्यूएचओ। हाँ, याद रखिएगा कि अभी WHO ने ये शुरू किया है। वो गैर संचारी रोग जो है उसे निपटने के लिए, नॉन कॉन्टेजियस डिजीज जो है उससे निपटने के लिए WHO ने पहल किया है। उसमें स्पष्ट उसने बोला कि तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त पेय पदार्थ पर टैक्स अधिक से अधिक लगाए। तंबाकू, शराब और शर्करा युक्त जो पेय पदार्थ है, जिसको फैशन के रूप में हम लोग मूड को स्विंग करने के लिए लेते हैं, उस पर हैवी अमाउंट में टैक्स लगाया जाए। तो क्यों? क्योंकि ये लोग बीमारी को बढ़ावा देता है। और यदि इस तरह से टैक्स को बढ़ाया जाएगा तो 2030 तक हम 1/3 मृत्यु दर को कम कर सकते हैं। 1/3 मृत्यु को हम कम कर सकते हैं, जो बीमारी के कारण मौतें होती है। उस बीमारी को कम किया जा सकता है। कब? जो जहरीली पदार्थ है, जो बीमारों करने वाला पदार्थ है, उसको हम रोक लगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2025 में अमरनाथ यात्रा के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? आप जानते हो अमरनाथ यात्रा को लेकर जबरदस्त श्रद्धा है। श्राइन एक बोर्ड है जो इस यात्रा का संचालन करती है, और इस यात्रा को लेकर सिक्योरिटी हमेशा चैलेंज रहा है, क्योंकि आतंकवादी का हमला वहां जबरदस्त होता है। लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर अमरनाथ यात्रा कश्मीर में संपन्न किया जाता है। श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में, याद रखिएगा। और इसकी सिक्योरिटी के लिए सरकार ने ऑपरेशन शिवा चलाया, और ऑपरेशन शिवा के माध्यम से लोगों को बोला गया बिना भय का यात्रा करो। इसमें 8,8500 सैनिक को लगाया गया है। उसमें CRPF भी शामिल है। नुनवान से पहलगांव के बीच में अब बाल्टार पर विशेष सुरक्षा बढ़ाई गई है। ऑलरेडी अमरनाथ किस लिए प्रसिद्ध? तो यहां बाबा विश्वनाथ का बर्फ का शिवलिंग क्रिएट होता है, और 2024 में यहां पर 5 लाख लोगों ने दर्शन किया था। याद रखिएगा, 5 लाख।
और अवर भी ऑलरेडी इतना ही दर्शन की संभावना है। तो ऑपरेशन कौन? तो ऑपरेशन शिवा। इस ऑपरेशन के माध्यम से क्या अमरनाथ यात्रियों को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा लगभग 8500 सैनिकों के द्वारा, और इस यात्रा को सफल रूप से संपन्न किया जाएगा। तो उत्तर हो गया 7 का बी। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8, 2025 का विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? विंबलडन 2025 ये जो चैंपियन है वो ऑलरेडी लंदन में होता है। किसके द्वारा? तो ब्रिटेन के द्वारा, याद रखेंगे। और ये खेल जो है ऑलरेडी ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। यही एक खेल है जो घास के मैदान पर खेला जाता है, याद रखिएगा। और इसका जो विजेता है वो ऑलरेडी सीनर है। सीनर विजेता है, याद रखिएगा। इटली का खिलाड़ी है और इसने कार्लोस अल्काराज को हराया। कार्लोस अल्काराज कहाँ का खिलाड़ी है? तो स्पेन का खिलाड़ी है। तो मेल विंबलडन टेनिस चैंपियन किसने जीता? तो सीनर ने जीता। अब फीमेल का कौन जीता है? फीमेल वाला कौन जीता? तो फीमेल का जो ऑलरेडी विंबलडन चैंपियन रहा वो ईगा स्वितेक रही। ईगा स्वितेक कहाँ की? तो पोलैंड की, याद रखना है। कहाँ की? पोलैंड की। और इसने किसको हराया? अमांडा को हराया। अमांडा कहाँ की? यूएसए की, याद रखिएगा। तो स्वितेक ऑलरेडी जीती है फीमेल के श्रेणी में, और मेल के श्रेणी में सीनर जीता है। सीनर इटली का है और स्वितेक पोलैंड की है। हराया किसको? तो इसने अल्काराज स्पेन को हराया और स्वितेक ने अमांडा यूएसए को हराया है। इसमें हम ज्वाइंट भी देख सकते थे, लेकिन ज्वाइंट तभी देखना है जब कोई इंडियन खिलाड़ी उसमें कोई हो। इंडियन खिलाड़ी उसमें विजेता कोई है नहीं, इसलिए ज्वाइंट से कोई मतलब है नहीं। तो मेल फीमेल हम लोग इसमें देखेंगे और ध्यान में रखेंगे। सीनर का चौथा ग्रैंड स्लैम है, याद रखिएगा, अपने लाइफ का। लेकिन विंबलडन ये पहला बार जीता है और इटली का कोई पहली बार खिलाड़ी है जो विंबलडन अभी तक जीता है, याद रखिएगा। उसमें सीनर का नाम है। अभी वर्ल्ड चैंपियन टेनिस में नंबर 1 चल रहा है सीनर। तो उत्तर हो जाएगा 8वां का ए। अगला सवाल 9वां, बिहार सरकार जमीनी स्तर पर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए शुरू किया है। कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो देखिए, जमीनी स्तर पर लोगों को नए विचारों से कैसा जोड़ा जाए, नए विचार कैसे लिया जाए और स्टार्टअप से कैसे उसको जोड़ा जाए, उद्यमी कैसे बनाया जाए, इसके लिए बिहार के उद्योग मंत्री मिस्टर नीतीश मिश्रा ने ऑलरेडी एक पोर्टल शुरू किया है। उसका नाम बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल है। इस पोर्टल पर ऑलरेडी लोग अपना अपना विचार देगा और बताएगा कि कैसे बिहार में नया नया उद्योग शुरू किया जाए। ये लोग पहले से क्या कर रहा था, जब चुनाव आता है तो यही सब काम करता है। ये गड़बड़ वाली बात है, जबकि ये पहले से शुरू होना चाहिए था। और बिहार में एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाने के लिए जो भी नई नई कंपनियां खोलेगी तो सरकार उसको मदद करेगी। सीड फंड के रूप में 10 लाख रुपया, यदि आपके पास विचार है, प्रस्ताव है, प्रोजेक्ट है, तो खोलिए, सरकार आपको सहायता प्रदान करेगी। इस प्रकार से मेंटरशिप का काम करना है। आप अच्छे अच्छे विचार दीजिए, सरकार आपको उद्योग व्यापार खड़ा करने का अवसर और सहायता उपलब्ध कराएगी। अर्थात अब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग लाना है।
ऐसा नहीं कि लकीर का फकीर बनना है। इनोवेटिव आइडिया से जुड़ना है और क्रिएटिव वर्क करना है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार आइडिया फेस्टिवल। बिहार का उद्योग मंत्री कौन? नीतीश मिश्रा। याद रखेंगे, एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान में रखिएगा। चलो, बिहार का उद्योग मंत्री। अगला सवाल, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल। याद रखिएगा, तो उत्तर हो जाएगा। इलेक्शन 2 साल पे आता सर तब मजा आता। क्या करें? इलेक्शन 2 साल पे आता सर तब मजा आता। क्या करें? इलेक्शन इलेक्शन 2 साल पे आता तब मजा आता सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब कि 2-2 साल पर नया नया विचार आते रहता सर, है ना? यस सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। तो ऑलरेडी ये हमारा क्लियर है, 9वां हमने क्लियर कर लिया है। चलते हैं 10वां की ओर। 10th क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर मानव पहली बार उतरा। वो मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और उसके साथ दे रहा था एल्ड्रिन। याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ऑलरेडी ये 20 जुलाई को ऑलरेडी चंद्र दिवस मनाने का निर्णय किसने लिया? तो यूएनजीए ने लिया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा लिया गया निर्णय है। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा लिया गया ये निर्णय है, ये ध्यान में रखेंगे। तो 20 जुलाई कब से मनाया जा रहा है? तो 2021 से मनाया जा रहा है। कब से? 2021 से। और ये भारत भी इस क्षेत्र में प्रयास किया है। चंद्रमा पर हम पहुंचने का प्रयास कब से कर रहे हैं? 2008 से। 2008 में चंद्रयान 1 फेल हो गया, 2019 में चंद्रयान 2 फेल हो गया, लेकिन 2023 में चंद्रयान 3 हमारा दक्षिणी ध्रुव में पहुंचकर भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया, जबकि चंद्रमा पर उतरने वाला भारत चौथा देश बन गया। मानव रहित अभियान था, याद रखिएगा, और आगे मानव सहित प्रयास किया जाएगा। तो चंद्रयान 3 तो 2023 हो गया। आपसे पूछेगा चंद्रयान 4 कब? तो 2027। तो वहां क्या किया जाएगा? वहां ऑलरेडी चंद्रमा से नमूना वापस लाया जाएगा, किसी भी रूप में नमूना वापस लाया जाएगा। याद रखिएगा। चंद्रयान 4 तो 2027, चंद्रयान 5 भी हो गया है 2028 में। किसके साथ? जापान के साथ। हम जापान और हम यानी भारत मिलकर चंद्रमा पर पानी और बर्फ का अध्ययन करेगा। तो चंद्रयान 1 कब? 2008, चंद्रयान 2 2019, चंद्रयान 3 2023, चंद्रयान 4 2027, चंद्रयान 5 2028। याद रखिएगा। पूछेगा ये तो चंद्रयान किसका मिशन? तो भारत का। पूछेगा चांग ई किसका मिशन? तो चीन का। कहां के लिए? तो चंद्रमा के लिए। पूछेगा आर्टेमिस किसका मिशन? तो आर्टेमिस नासा का। किस लिए? तो चंद्रमा के लिए। चलिए, आर्टेमिस पूछ चुका है, चंद्रयान भी पूछ लिया है, और चांग ई भी पूछ लिया है। याद रखिएगा। पूछेगा अंतरराष्ट्रीय एजेंसी का नाम बताओ, अंतरिक्ष एजेंसी का। तो अमेरिका का क्या हो गया? नासा। भारत का क्या हो गया? इसरो। रूस का क्या हो गया? कॉस्मोस। फ्रांस का क्या हो गया? CNES। चाइना का क्या हो गया? CNSA। और
ऑलरेडी यूरोप का हो गया ईएसए। तो ये सब एजेंसी है जिसको ध्यान में रखिएगा, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करता है। तो ऑलरेडी इसका उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 11, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के अनुसार कौन सा देश क्विक पेमेंट में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है? मतलब तुरंत भुगतान में, तत्काल भुगतान में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। तो ऑलरेडी ये श्रेय भारत को जाता है। भारत क्या कर दिया कि जून 2025 में 18 बिलियन डॉलर का ऑलरेडी लेन देन दर्ज किया है, जो टॉप क्लास है, याद रखेंगे। अर्थात यूपीआई के माध्यम से भारत में 85% डिजिटल लेन देन हो रहा है, 85%, और दुनिया का लगभग 50% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में योगदान देता है। यानी जो वर्ल्ड लेवल पर ऑनलाइन लेन देन होता है उसमें भारत का योगदान 45 से 50% है, याद रखिएगा। और ये रिपोर्ट किसने दिया? आईएमएफ ने दिया। आईएमएफ का मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, और इसमें 190 देश है। इसका हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, और इसका जो हेड है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है, जो 2019 से अभी तक लगातार पद पर है। तो याद रखना है कि इसका उत्तर हो जाएगा भारत। चलो अगला क्वेश्चन 12, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उड़ीसा यात्रा के दौरान कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 में किसे मिला? अभी हाल ही में उड़ीसा गई थी राष्ट्रपति भारत की मिसेस द्रौपदी मुर्मू। तो ये गई थी, तो वहां पर कलिंग पुरस्कार देने का अवसर मिला। कलिंग पुरस्कार कौन देता है? तो उड़ीसा गवर्नमेंट देती है। काहे को देती है? क्योंकि उड़ीसा की संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और यह पुरस्कार धर्मेंद्र प्रधान को मिला है। यह पुरस्कार किसको मिला? धर्मेंद्र प्रधान, जो भारत का भी शिक्षा मंत्री है। वो कहां से है? उड़ीसा से है, याद रखेंगे। उड़ीसा से है, याद रखना है। और वहां का मुख्यमंत्री कौन? मोहन चरण मांझी, याद रखेंगे। जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था, याद रखिएगा, मोहन चरण मांझी। चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 आगे बढ़ाइए। कहता हाल ही में केंद्र ने पोलावरम बनक चेरला लिंक प्रोजेक्ट से संबंधित तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच इंटर स्टेट वाटर फैक्ट के समाधान के लिए, इशू के समाधान के लिए उच्च स्तरीय टेक्निकल समिति गठन करने का निर्णय लिया गया। पोलावरम प्रोजेक्ट मुख्य रूप से किस नदी पे है? अभी जो एग्जाम हुआ था इंजीनियर का, जो बीपीएससी लिया था, उसमें देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो संभावना है कि ये क्वेश्चन आपका भी रहे, क्योंकि बीपीएससी ही लिया है और करंट अफेयर का क्वेश्चन ये दिया था उसमें। तब पोलावरम प्रोजेक्ट जो है गोदावरी नदी पर है, याद रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश में है। इसकी ऊंचाई को, थोड़ा सा हाइट को बढ़ाया जा रहा है। तो तेलंगाना कहता है कि बांध की ऊंचाई जो बढ़ा रहे हो ये ठीक बात नहीं है। ऑलरेडी पानी को 50-50% में बांटो, और ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा। इसमें 55,000 करोड़ रुपया खर्च करके वहां बांध बनाया जा रहा है, और 960 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा पैदा करेगा। 28 लाख गांवों में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी, याद रखिएगा। तो कृष्णा नदी और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में विवाद है कि पानी का समाधान अच्छे ढंग से हो
और दोनों राज्यों को पानी मिले, लेकिन पानी का जो बंटवारा करता है कौन? तो ये पानी का बंटवारा करता है वहां पर जल बोर्ड, कोई स्टेट नहीं करता, याद रखिएगा। और इसका जो विषय है वो केंद्र के पास है, तो केंद्र इसमें ताकतवर है, राज्य इस पर समस्या खड़ी कर रही है, तेलंगाना, याद रखिएगा। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी, पोलावरम प्रोजेक्ट। चलो, ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है सरकार के द्वारा कि लोगों को पेयजल की भी सुविधा उपलब्ध हो और ऊर्जा भी पैदा हो, ग्रीन एनर्जी डेवलप हो। 13, क्वेश्चन नंबर 13 तो हो गया, आगे बढ़िए। 14, हाल ही में गुजरात में माही नदी पर एक पुल ढह गया। ये माही नदी कहाँ है? तो ये विंध्य पर्वत से निकलती है और ये कर्क रेखा को दो बार काटती है, याद रखना है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यही इसका फीचर है। तो हिमालय से निकलता है, गलत हो गया। अब पूर्व और बंगाल की खाड़ी में बहती है, ये गलत हो गया क्योंकि ये खंभात की खाड़ी में गिरती है, दूसरा गलत हो गया। कर्क रेखा को 2 बार का पार करता है, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, भारत नेपाल के बीच में सीमा बनाता है, काहे को सीमा बनाएगा? तो ऑलरेडी सही है और बाकी तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 15, अनुसूचित जनजाति आयोग NCSC 2023-24 में अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत को राष्ट्रपति को दिया। NCSC की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इंडियन पॉलिटी में आपको हमने पढ़ाया है। आर्टिकल 338 कहता है कि SC कल्याण के लिए और संवैधानिक अधिकार को रक्षा के लिए ऑलरेडी NCSC का गठन किया जाएगा और एक प्रकार से यह संवैधानिक निकाय है और इसका चर्चा 338 में है, याद रखिएगा। कहां? 338 में, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन पूछेगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का चर्चा कहां है? तो इसका चर्चा ऑलरेडी आर्टिकल 338A में है, याद रखिएगा। कहां? ए में है। यह एक ऐसा आयोग है जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होता है, मिलकर 5 होता है, याद रखिएगा। और ये लोग आर्टिकल 15, 17, 46, 243D और 243T अर्थात विधि के समक्ष, अर्थात भेदभाव नहीं, अस्पृश्यता का अंत और सरकार के द्वारा सहायता SC/ST को, और पंचायत और नगर पालिका में ऑलरेडी इन लोगों का हित हो, इसी पर यह काम करती है। और इसका अध्यक्ष अभी NCSC आयोग का अध्यक्ष किशोर मकवाना है, किशोर मकवाना, याद रखेंगे। लेकिन पूछेगा कि राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष कौन? तो मृणाल पासवान। कौन? मृणाल पासवान, याद रखिएगा। मृणाल पासवान, यह ध्यान में रखेंगे। चलो, जो रिश्ते में हमारे एक विद्यार्थी हैं उनके मामा लगते हैं, मृणाल पासवान। चलो, अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अभिनेता की उस आपत्ति को खारिज कर दिया जिसमें सरकार ने एक अधिसूचना में उसकी संपत्ति को शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था। अधिनियम के अनुसार भारत में ऐसी शत्रु संपत्ति का प्रबंधन कौन करता है? शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत कोई भी व्यक्ति या इकाई जो शत्रु देश का है या शत्रु व्यवसाय के लिए काम करता है, उसकी संपत्ति को ले लिया जाता है और उसका संरक्षण कौन होता है? भारत के लिए शत्रु संपत्ति का संरक्षक ही उसका संरक्षण करता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी, याद रखिएगा। उत्तर क्या होगा? सी, ये ध्यान में रखिएगा। ये वैसे लोगों की संपत्ति है जो ऑलरेडी
ये संपत्ति छोड़कर हमारा वैसा देश चला गया है जिसको हम शत्रु मानते हैं, तो उसकी संपत्ति क्या होती है? ऑलरेडी सरकार के पास चली जाती है। इसका दावा अभी कौन कर रहा था? तो अभी इसका दावा एक एक्टर था मध्य प्रदेश का, वो कर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त करने के लिए आदि कर्मयोगी कार्यक्रम का शुरुआत किया है। तो आदि कर्मयोगी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक ऐसा कार्यक्रम जिसका मकसद 20 लाख कार्यकर्ता पैदा करना है, जो आदिवासी समाज से हो, जो आदिवासियों के विकास के लिए काम करे। एक प्रकार से ये लीडर कैडर डेवलप कर रहा है। जो सरकार कर रहा है उसका कार्यकर्ता बन जाएगा, उसको फायदा होगा सरकार को, और उस समाज को फायदा होगा जिसके लिए ये बनेगा और करेगा। क्योंकि आदिवासियों में जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है। बगैर जागरूकता का और दिमाग खुले का विकास संभव नहीं है। शिक्षा का अलग जगाना है और राष्ट्र का नागरिक वास्तव में उसको बनाना है। ये कब होता है? जब अपनी हिस्सेदारी प्राप्त करे और अपना योगदान राष्ट्र को दे। चलो, तो ऑलरेडी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए प्रेरित क्षेत्रीय अधिकारियों का एक कैडर तैयार करना। तो 20 लाख उस युवा को ऑलरेडी खड़ा करेगा जो आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों में काम करे। तो ये क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 18 ये ऊपर कीजिए, स्क्रॉल कीजिए। हाँ बोलो, क्या बोल रही है? 17 का क्या बोले आंसर? 17 का हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 18 बोलो जी, श्वेता कुमारी। 1 मिनट सर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि हाल ही में 18 कहता है, हाल ही में 18 कहता 2025 में बिहार में आयोजित किए जा रहे सर विशेष गहन पुनरीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आज देखो 26 तारीख है, कितना बढ़िया दिन है। ये क्वेश्चन कितना प्रासंगिक है। एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण का मकसद क्या था? मकसद ये था कि घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाए और उसको अपडेट किया जाए, ताकि पता लगाया जाएगा कि वास्तव में असली वोटर कौन है। और ये चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। अर्थात राज्य में मतदाता सूची को शुद्धिकरण किया जाए, नए योग्य मतदाता को जोड़ा जाए और जो अपात्र है उसका नाम हटाया जाए। सर का उद्देश्य यही था। बिहार में 7 करोड़ 90 लाख मतदाता है, लेकिन सर्वे के बाद ऑलरेडी ये सर्वे शुरू कब किया था? 24 जून को, और सरकार बोली थी 25 से 26 जुलाई तक ये चलेगा और 1 अगस्त को लिस्ट जारी किया जाएगा कि असली मतदाता कहाँ कितना है। लेकिन आज रिपोर्ट आई है कि लगभग 65 लाख मतदाता जो पहले मत दे रहा था वो ऑलरेडी अवैध ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो उसके पास नहीं है। तो इस कारण से ऑलरेडी असली वोटर वो नहीं होगा। मतदाता पहचान पत्र उसका नया नहीं बनेगा, वो बिहार का वोटर नहीं होगा। तो ऑलरेडी ये इसका उद्देश्य था और घर घर जाकर मतदाता सूची सत्यापन करना था। तो सर आवाज कट गई, क्या बोल रहे थे? हाँ मैं बोल रहा था कि एसआईआर का मकसद जो है, एसआईआर का मकसद जो है ऑलरेडी घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करना और अपडेट करना, ताकि वो असली मतदाता है या नहीं इसको चुनाव आयोग जान सके। उत्तर हो जाएगा इसका सी। चलो क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसके पहले खेल नीति था 2001 में,
अब कब आया? 2025। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि राष्ट्रीय खेल नीति 2025 किस खेल नीति का स्थान लिया? तो 2001 का स्थान लिया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि 2036 में जो भारत में ओलंपिक होगा उसके लिए तैयारी कैसे बढ़िया किया जाए, वैश्विक मंच पर बढ़िया परफॉर्मेंस भारत का कैसे किया जाए, आर्थिक विकास के लिए खेल को कैसे योगदान से जोड़ा जाए, सामाजिक विकास में इसकी भूमिका, खेल की भूमिका स्पष्ट किया जाए, खेल को आंदोलन के रूप में लिया जाए और 2036 तक ओलंपिक के लिए भारत को तैयार किया जाए। तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है सी। उत्तर हो जाएगा सी, 19 का सी। अगला क्वेश्चन, 2040 तक रासायनिक मूल्य श्रृंखला में नीति आयोग वर्तमान रासायनिक मूल्य श्रृंखला में भारत की वैश्विक भागीदारी कितनी है? भारत की वैश्विक भागीदारी कितना है, याद रखना है। तो रासायनिक मूल्य श्रृंखला का मतलब आप समझिए कि जो केमिकल आपके यहाँ प्रोडक्ट ऑलरेडी वो उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है केमिकल का, विभिन्न प्रकार के केमिकल का, दवा हो गया या विभिन्न प्रकार का रसायन हो गया, कह रहा है कि भारत का योगदान कितना है वैश्विक में। तो वर्तमान में 3.5% योगदान है। कितना परसेंट? 3.5%। लेकिन 2040 तक इसे बढ़ाकर 12% करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक सरकार इसमें 7 लाख नया रोजगार देने की बात की जा रही है। जीडीपी में राष्ट्रीय उत्पाद का योगदान 7% है। और ये कौन रिपोर्ट दिया? ये रिपोर्ट दे दिया नीति आयोग, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष ऑलरेडी सुमन बेरी है। और इसका सीईओ कौन? बीवीआर सुब्रमण्यम है, याद रखेंगे। स्थापना कब हुआ था नीति आयोग का? 2015 में। और इसका हेड क्वार्टर कहां? दिल्ली। तो अभी रिपोर्ट क्या दिया कि 3.5% वैश्विक रासायनिक उत्पादन में भारत का योगदान है, जो 2040 तक 12% हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा बी। देखिएगा 12, 3.5, 7, ये तीनों ऑप्शन दिया है, बड़ा कंफ्यूज वाला, लेकिन तीन आंसर है, याद रखना। जीडीपी में 7% योगदान करता है, 12% 2040 तक होगा, अब वर्तमान में 3.5%। चलो अगला सवाल 21 कहता है भारत का पहला घोड़ा रोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ स्थित है? असमने घोड़ा। तो इसका स्थापना कहाँ किया है? मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में, याद रखेंगे। और इसका WHO के द्वारा मान्यता मिल गया है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH के द्वारा, ये WHO का ही अंग है, WOAH के द्वारा, जिसका हेड क्वार्टर पेरिस में है। स्थापना 1924 में हुआ था, उसी ने मान्यता दिया। तो इससे क्या फायदा होगा? फायदा यह होगा कि भारत का महत्व बढ़ेगा, घोड़ा के लिए वैश्विक बाजार भारत हो जाएगा, घुड़सवारी में वृद्धि होगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर से बढ़िया बढ़िया घोड़ा को, यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो रिसर्च के लिए ऑलरेडी भारत आएगा, इलाज के लिए उसका प्रतिनिधि भारत आएगा। और इसी के लिए मेरठ में खोला गया है RBC केंद्र महाविद्यालय मेरठ छावनी। उत्तर हो जाएगा सी, 21 का सी। 22 कहता है FAO रिपोर्ट, FAO रिपोर्ट, FAO मतलब फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण युवा जलवायु तनावग्रस्त क्षेत्रों में रहते हैं? तो ऑलरेडी लगभग 30 करोड़ युवा जो है तनावग्रस्त क्षेत्र में रहते हैं, और ये ठीक बात नहीं है। मतलब तनावग्रस्त का मतलब युद्ध हो रहा है, वहां पर रह रहा है लोग, तो क्या दिमाग काम करेगा? हमेशा भय रहेगा मरने का, तो करेगा क्या? यूक्रेन हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, इजराइल हो गया, फिलिस्तीन हो गया, ये सब में युवा निगेटिव थिंकिंग के साथ शिकार हो गया। तो क्लियर हो गया 22 का भी। 23 आइए, किस कैरिबियाई राष्ट्र ने हाल ही में भारत के साथ फार्मास्यूटिकल्स और कृषि सहयोग के लिए 6 समझौता पर हस्ताक्षर किया है?
फ्रांस के साथ बीपीसी समझौता पूछ दिया था, कितना समझौता था? 14 समझौता, 64वीं बीपीसी में, याद रखिएगा। तो ऑलरेडी इसमें पूछा है 6 समझौता, तो किसके साथ? त्रिनाड एंड टोबैको के साथ किया है, याद रखना। अभी प्रधानमंत्री का दौरा था, घाना, त्रिनाड एंड टोबैको, फलाना है, ब्राजील, और इस तरह का ऑलरेडी यात्रा थी, उसी में ये हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 23 का बी। चलो क्वेश्चन ऊपर करो। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, वर्ल्ड बैंक 2022-23 की रिपोर्ट में भारत के लिए गिनी इंडेक्स मूल्य क्या बताया गया है? गिनी सूचकांक यह बताता है कि किसी देश में समानता या असमानता कितना है, अमीर गरीब के बीच में कितनी इनइक्वालिटी है। तो इस रिपोर्ट में भारत का नंबर कितना दिया है? 25.5। कितना दिया है? 25.5, याद रखिएगा। 25.5 दिया है, ये ध्यान में रखिएगा। यदि 0 होता तो पूर्ण समान होता, यानी कि यहाँ कोई असमानता नहीं है, और यदि 100 होता तो पूरी तरह असमानता से भरा पड़ा है देश। लेकिन हम लोग की स्थिति क्या है? हम लोग को जो बताया गया है, मध्यम रूप से कम असमान देश, कम असमानता वाला देश, मध्यम रूप से कम असमानता वाला देश हम लोग को माना गया है इस गिनी गुणांक में, याद रखिएगा। ये कौन जारी करता है? ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुआ है ना, काम करना 45 में शुरू किया। हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी है, और इसका हेड मिस्टर अजय बंगा है, जो भारतीय मूल का है, याद रखिएगा। इसके 5 एजेंसी है, आईडीए, आईएफसी, आईसीएसआईडी, मीगा, ये उसका एजेंसी है, याद रखिएगा। चलो, तो इस प्रकार से ऑलरेडी वर्ल्ड बैंक जारी किया है, जिसमें भारत का रैंक दिया है 25.5, याद रखेंगे। और ऑलरेडी चाइना हमसे ज्यादा असमान है, 35 है उसका। अमेरिका का कितना? 41 है। तो असमानता अमेरिका और चाइना में भारत के सापेक्ष ज्यादा है, याद रखिएगा। चलो, जबकि विकसित देशों में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट कुछ और कह रहा है। चलो, 41 किसका है? अमेरिका का। 35 किसका है? चाइना का। 25 किसका है? भारत का, याद रखिएगा। चलो, 2025 लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2016 में शुरू की गई आरबीआई का प्रमुख डिजिटल पेमेंट प्रणाली क्या है? तो डिजिटल भुगतान क्रांति ऑलरेडी शुरू किया गया यूपीआई के माध्यम से, रियल टाइम पर 24 घंटा में लेन देन संभव कर देता है। इसका शुरुआत किसने किया था? एनपीसीआई ने किया था। यूपीआई का शुरुआत एनपीसीआई ने किया था। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जो भारत में लेन देन को बड़ा सरल कर दे रहा है। यूपीआई के माध्यम से अप्रैल 2016 में, इसका शुरुआत अप्रैल 2016 में हुआ था, याद रखेंगे। और अभी ऑलरेडी 213 अरब डॉलर का ऑनलाइन लेन देन हो रहा है। तो इसमें जो हमारा सर्वाधिक योगदान किसका था? फोन पे का योगदान 47%, गूगल का 36% और पेटीएम का 6%, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ऑलरेडी यूपीआई लेन देन जबरदस्त चल रहा है, और एक दिन में 65 करोड़ लेन देन हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, 65 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहा है, याद रखिएगा। पूरे वर्ल्ड में, ध्यान में रखिएगा। चलो, केंद्र का टारगेट क्या है? एक दिन में 1 अरब लेन देन होना चाहिए। कितना? 1 अरब लेन देन होना चाहिए, 65 करोड़ ही क्यों। तो इस प्रकार से ऑलरेडी वीजा कार्ड और जो मास्टर कार्ड है अमेरिका का, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। कौन? यूपीआई कार्ड। और हर मिनट में 3.5 लाख लेन देन हो रहा है। हर मिनट में 3.5 लाख पैसा आ रहा है और जा रहा है। 3.5 लाख लेन देन हो रहा है, पैसा नहीं, लेन देन हो रहा है, याद रखिएगा। चलो,
इस प्रकार से भारत में 10,000 फिनटेक कंपनी है और इस सेक्टर में बहुत बढ़िया काम कर रही है और 12 झंडा फहरा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो दैट्स ऑल, आज की सभा यही समाप्त की जाती है। किन्हीं को कुछ कहना है तो बोलो।